ओम शांति। ओम शांति। कम से कम अगले 1.5 घंटे तक आपको ओम शांति तो यहाँ से पक्का हो ही जाना चाहिए। सम्मान्य मंच पर उपस्थित कलेक्टर महोदय, हमारी ममता मैडम, रंका जी, राजेश जी, आत्मा डायरेक्टर, कृषि डायरेक्टर और हमारी बहुत ही मीठी अरुणा दीदी जी, ब्रता महर्षि जी, और आप सभी कृषि के द्वारा धरती की गोद से सुमधुर फल प्राप्त कर जनता की सेवा करने वाले ऐसे किसान या किसानी से संबंधित समग्र शुद्ध आत्माओं को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छी चर्चा यहाँ रंका जी ने थोड़ी देर पहले की। पूरा एक सेशन आपको टेक्निकल यहाँ से मिल चुका है। एक प्लेटफॉर्म आपको समझ में ज़रूर आया होगा कि यह प्रोग्राम परंपरागत प्राकृतिक खेती को पुनः लाकर और जो क्षति हमारी भूमि की हुई है, जो क्षति इस भूमि पर रहने वालों के स्वास्थ्य की हुई है, जो नुकसान हमारे तत्वों का हुआ है, उसकी भरपाई करने का एक सहज उपाय ढूंढने के लिए आप सबको आमंत्रित किया गया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की भगिनी संस्था राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, जिसका कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग निरंतर इस प्रयास में बरसों से लगा है कि हमारी ग्रामीण जनता और देश की रीढ़ की हड्डी ऐसे हमारे किसान भाई बहनों का जीवन आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से कैसे मजबूत बने, वो सक्षम बने। जीवन के हर पहलू का अपना महत्व है, लेकिन आज जो हमारे देश की बहुत बड़ी जीडीपी में जिसका हिस्सा है, ऐसी कृषि 70% जनता कही जाती है कि गांव में रहती है, लेकिन आज पलायन जारी है। लगातार हम सुनते हैं लोग गांव से माइग्रेट होके शहरों में आते हैं, क्योंकि गांव की जो मुख्य आर्थिक स्रोत हमारी खेती, उसका स्वरूप दिनों दिन बदलता रहा। कभी हम बिल्कुल प्राकृतिक तरीकों से जो खेती करते थे, वो खेती हमारा पेट भी भरती थी, हमें स्वस्थ भी रखती थी, हम खुश भी रहते थे। तो धीरे धीरे ये अलग बात है कि आबादी भी बढ़ी और देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे पास बहुत सी ऐसी आवश्यकता बढ़ी कि हमें उत्पादन की वृद्धि अपने देश में करना आवश्यक हो गया। तब उस क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हमने जो रसायनों का प्रयोग अपनी खेती में किया, हालांकि जब भी ये केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स इंट्रोड्यूस हुए, तब लंबे समय तक हमारे देश के किसानों ने उसे जल्दी अपनाया तो नहीं था। हम खुद ही डरते थे कि ऐसी दवाइयाँ कैसे ज़मीन में डालेंगे, जिस दवाई का एक ढक्कन अगर किसी ने गटगटा लिया हो, क्या हो जाता है, दूसरी सुबह उसकी आंख नहीं खुलती। वो दवाइयाँ हम कैसे अपनी भूमि माँ को डालें, ये जरूर बुजुर्गों की एक चिंता का विषय था। लेकिन चूंकि उपज और उसके द्वारा, मैं समझती हूँ सभी हिंदी मूवीज देखते हैं ना, हिंदी में कोई प्रॉब्लम? देखिए, મારી કોશિશ હશે કે હું થોડું ગુજરાતી બોલી શકું છું।
तो जैसे जैसे उपज बढ़ाने का जो संकल्प रहा और धन, जिसको आध्यात्मिक और धार्मिक जगत में माया कहते हैं, है ना, तो इसने हमें इतना आकर्षित किया कि हर कोई सपना देखता है कि मेरा भी बड़ा बंगला हो, मेरे पास भी फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी हो, मेरे पास भी मेरे बच्चों को विदेश तक भेजना पढ़ाना उसके लिए धन हो, और मैं कभी बीमार पड़ जाऊं तो मैं भी किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कर सकूं। तो धन का आकर्षण, है ना, ये तो सबको रहा है। और इसी कारण से ये केमिकल युक्त खेती हम सबको बड़ी आकर्षित करने लगी। शुरू में इतने दुष्प्रभाव सामने भी नहीं आए थे, इसलिए हमने सब ने इतना अधिक यूरिया या अन्य सभी चीज़ों का प्रयोग करना शुरू किया। लेकिन आज 50 साल भी नहीं हुए कि इस केमिकल युक्त खेती ने अपने दुष्प्रभाव भयंकर रूप से हमारे सामने ला दिए हैं। और 3 मुख्य कारक जो हमारे सामने प्रकट हुए हैं वो हम सब भली भांति जानते हैं। आप सब अच्छे से जानते हैं कि आज जो बीमारियां हैं मानव जीवन में, जितनी हम सुनते हैं, मेडिकल जगत कहता है कि बीमारी का इलाज ढूंढना ये तो एक समस्या है ही, लेकिन इतनी नई बीमारियां सामने आ रही है कि एक और समस्या ये भी है कि बीमारी का नाम क्या दिया जाए। इतनी नित नई बीमारियां पैदा होने लग गई है जो कभी हमारे जीवन में नहीं हुआ करती थी। पसीने की कमाई जब दवाइयों में चली जाती है तब इंसान सोचता तो है, परंतु ये क्यों हुआ इस पर सबका ध्यान नहीं जाता है। बहुत सी आंखों से संबंधित, पेट से संबंधित, लगातार बढ़ने वाली आंतों से संबंधित और अनेक प्रकार के कैंसर, जिसका मूल कारण हमारी केमिकल युक्त खेती से उत्पन्न होने वाला अन्न है। क्या ये आप सभी मानते हैं? तो जरा समर्थन कीजिए। मानते हैं आप सभी? जानते भी है, मानते भी है, बहुत अच्छा। दूसरा, खेती, જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય કે खेती तारो खोटनो धंधो होने लग गई। खेती क्या बन गई? नुकसान वाला बिजनेस हो गया, क्योंकि अति महंगी, इतनी महंगी दवाइयाँ, इतने महंगे खाद, और फिर अगर उसमें कोई जीवात लग जाए तो फिर उतनी ही महंगी उसके ऊपर और दवाइयाँ। इससे किसान की कमर टूटने लगी, और फिर वो ज़्यादा उपज भी लेनी है और इतनी महंगी सब चीज़ों का इस्तेमाल भी करना है, तो वो क्या करता है? कर्जा लेता है। फिर प्रकृति, जो कि कभी मानव जब देवतुल्य था, तो मानव के कहे अनुसार, उसके आदेश अनुसार प्रकृति सहयोग करती थी। हमारे पूर्वज कहते थे कि जब मांगो तब बरसात मिल जाती थी, प्रार्थना करते थे और बारिश आ जाती थी। लेकिन इंसान ने इतना प्रकृति से विपरीत अपना जीवन दूरी बना के जीना शुरू किया कि अब प्रकृति का भी साथ किसानों को मिल नहीं रहा है। और जब भारत की हम बात करते हैं तो भारत में अधिकतर कृषि बारिश से आधारित ज़्यादा है। जो बरसात से होने वाली हमारी फसल है, हम उस पर ही सबसे ज़्यादा लोग निर्भर है, और उसका चक्र बिल्कुल डिस्टर्ब होने लगा। इस कारण कर्जा लेकर खेती कर ली, लेकिन उपज नहीं आई तो किसान कर्जदार हुआ। कर्जदार तनाव में तो रहेगा, पराधीन सपने हु सुख नाई। और तनाव ने क्या किया? पारिवारिक अशांति भी लाई, मानसिक रूप से टेंशन ने अनेक बीमारियों को जन्म दिया, और उसी तनाव के कारण बहुत से किसान जो उत्पन्न तो करते हैं अमृत जैसी चीज़ें जमीन से,
लेकिन खुद नशे का जहर लेने लग गए हैं। मैं जहाँ पर रहती हूँ वेस्टर्न राजस्थान में, मैं कई बार किसानों को ये बात सुनाती हूँ, मैं आज सुनाए बिना नहीं रह पाती हूँ, कि रोज सुबह वो गांव से आते हैं शहर में तो उनके हाथ में क्या होता है, घी होता है जो बेचने के लिए आते हैं। घर में गाय भैंसे हैं, घी बेचते हैं, दूध बेचते हैं, ये सब क्या है, क्या है, अमृत है, अमृत है। और मैं उनको देखती हूँ कि जब वो गांव वापस जा रहे होते हैं दोपहर को, तब उनके हाथ में क्या होता है, चाय की पत्ती, दवाइयों की पैकेट्स, बीड़ी का बंडल, शराब की बोतल, ये वो खरीद के जा रहे होते हैं। तब मैं कहती हूं कि आपने क्या बेचा, अमृत, और क्या खरीदा। ये हमारी बुद्धि को ठहर के जरा सोचने की आवश्यकता है या नहीं। गीता में भगवान ने कहा है, विषयों नु रहे ध्यान, एमा आसक्ति उपजे, उपजे आसक्ति थी काम, काम थी क्रोध नीपजे, क्रोध थी मूढ़ता आवे, मूढ़ता थी बुद्धिनाश, बुद्धि नाशे सर्वनाश। आज विचार करने की बात है, हमारी बुद्धि को क्या हो गया है कि हम घर में अपने आसपास जो अमृत है उसे बेचने की फिराक में रहते हैं, और खरीद के हम जमीन को भी जहर देने लगे तो इस शरीर को भी जहर देने लग गए। कई लोग कहते हैं नींद नहीं आती है, एक पाव पीना पड़ता है। बहन जी आपको नहीं पता चलेगा, टेंशन इतना है, कर्जा इतना है। अच्छा, रात को कर्जा 50,000 है, नींद नहीं आ रही है, एक पाव ले लिया तो 50,000 में 500 रुपया ऐड हो गया। दूसरे दिन जब टेंशन होगा तो 50,000 500 का होगा, 500 कम का नहीं होगा। ये तो वैसी बात है कि जब कबूतर बिल्ली को आता हुआ देखता है तो आंख बंद कर देता है, वो ये भूल जाता है कि बिल्ली तो फिर भी आती ही है। जरूरत आंख बंद करने की नहीं, नशा करके सोने की नहीं, इलाज करने की है। आपके पास 2 पंख भी तो है, उड़ो, उस समस्या से बाहर आने की कोशिश करो। समस्या को भूलने से क्या हो जाएगा। तो दूसरा ये नुकसान हमारे सामने आया है केमिकल युक्त खेती का, कि मनुष्य का जीवन तनाव, कर्जे और साथ में नशे से युक्त हो गया। बहुत कॉमन होता जा रहा है नशा, और ये भयंकर विष चक्र है जो इसमें घुस गया ना, उसका निकलना शायद मगरमच्छ के जबड़े से निकल जाए, लेकिन इस नशे के कुछ चक्र से वो निकल नहीं पाता है। पीढ़ियों की पीढ़ियां बर्बाद हो जाती, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। कारण क्या निकलता है, क्या निकलता है, ड्राइवर नशे में था। अनेक कारण, सरकार को इतनी फ्री दवाइयां, फ्री हॉस्पिटलाइजेशन, कितना कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन वजह है हमारी लाइफस्टाइल जो हमने खराब कर दी। और तीसरा नुकसान, हमारी भूमि, हमारी मां, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। प्रभु श्री राम ने कहा था जब उनको लंका में ऑफर किया गया कि आपने लंका को जीता है, आप यहाँ का राजा बन के यहीं रह जाइए, तो श्री राम ने क्या कहा, नहीं, लंका सोने की हो या किसी की भी हो, मेरे लिए तो मेरी जन्मभूमि ही स्वर्ग है, इसलिए मैं तो जन्मभूमि की ओर जाऊंगा। और उस श्री राम के वंशजों को क्या हो गया कि अपनी भूमि को आज हमने जहरीला बना दिया, और आज उसमें से वो जो सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम हमारी माँ धरती थी, वो बंजर होती जा रही है। कुछ समय पहले मैं हरियाणा गई थी। हरियाणा में पंजाब बॉर्डर पे इतने सारे गांव हैं जहां आज
इतना ज्यादा केमिकल यूज होने के बावजूद भी फसलें नहीं उग पा रही है। इतना डाल दिया दवाइयां कि जमीनें हो गई मृत। सोचिए कितना बड़ा पाप है। एक मां को हमने खत्म किया तो हम कहां से कुछ प्राप्त करेंगे। तो ये जमीनें इतनी खराब हो गई कि आज किसान और ज्यादा महंगी खेती कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका पेट भी नहीं पाल पा रहा है। और एक कारण किसानों की समस्या तो अगर माला बनाएं तो 108 की माला बन सकती, राइट। समस्याएं बहुत है, परंतु भोले भाले किसानों ने जो स्वयं गलती की है उसमें से तो उसे बाहर आना होगा। मार्केट की बहुत सारी समस्याएं हैं। आप जो पैदा करते हैं उसके दाम आप तय नहीं कर पाते हैं, वो बाजारें तय करती है माल आपका, और उसका भाव नक्की करेगा व्यापारी। तो जरूर आपको बुरा तो लगता है। और इसीलिए दिनों दिन घटती प्राकृतिक संपदा, दिनों दिन ऐसी जो हमारे आसपास विष चक्र हो गया है, इनकी समस्याओं की चर्चा करने के बजाय समाधान की ओर अगर कदम बढ़ाना है तो क्या हो सकता है। कृषि के बिना जिया जा सकता है? खेती के बिना जिया जा सकता है? कभी भी नहीं। लेकिन ये करुण वास्तविकता है कि एक डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, एक इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन एक खेडूत अपने बेटे को पहली प्रायोरिटी में खेडूत बनाना तो नहीं चाहता है। भाई घर में कोई अपनी बेटी ब्याह के देगा नहीं खेडूत देखकर। हाँ, शहर में जाके मजदूर बन जाओ, मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर लो, कोई भी नौकरी कर लो, लेकिन तो लड़की मिलेगी। खेडूत को भला कौन देगा? इसलिए बेटा कुछ भी बनना, सिर्फ खेडूत मत रहना। आज ये किसानों के मुंह से निकल रहा है। तो खेती के बिना आप सब खेती छोड़ते जाएंगे तो हम अन्न कहाँ पैदा करेंगे? तो जैसे शुरू में रंका जी ने भी यहाँ से बोला, खेती की क्वांटिटी के लिए हमने केमिकल यूज किया, अब हमें क्वांटिटी से क्वालिटी की ओर बढ़ना होगा, और अब हमें शुद्ध पारंपरिक तरीके से खेती का प्रयोग करना होगा। हिम्मत आपको रखनी है, नहीं तो शुरू में ही हम जैविक या बिना केमिकल की खेती की जहां बात करते हैं, हालांकि ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हजारों किसानों ने इसका प्रयोग शुरू किया और हमारा ये कैंपेन आज गांव-गांव तक पहुंच रहा है और उसके फल सामने आने लगे हैं। केवल 3-4 साल आपकी उपज में, उत्पादन में थोड़ी सी कमी आपको शायद लग सकती है, लेकिन सतत आस्था और हिम्मत के साथ अगर आप कदम बढ़ाते हैं तो आप बिना केमिकल की खेती कर, और उसमें भी विशेष अपने आत्मबल और संसार में व्याप्त, यूनिवर्स में व्याप्त जो पॉजिटिव एनर्जी है, परमात्म शक्ति है, उसको भी हम रिसीव करना सीखते हैं। ब्रह्म कुमारी इसका जो मुख्य विषय है राजयोग मेडिटेशन, इसको हमने खेती के अंदर प्रयोग करना शुरू किया है। राजयोग एक पवित्र वाइब्रेशन उत्पन्न करता है जो हमारे शुद्ध संकल्पों से होता है, और ये वाइब्रेशन अगर खेती को, हमारी फसलों को, हमारे बीजों को मिलता है तो चमत्कारिक परिणाम सामने आ रहे हैं। एक बार सुन के शायद गले से नीचे ये बात न भी उतर रही हो आपको, पर ये बहुत बृहद विषय है। आप इसका ठीक से प्रशिक्षण लेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में कम से कम मैं अपने परिवार को विषयुक्त फसल या फल या सब्जी, अनाज न दूं, मेरी अपनी खेती है तो मैं अपने लिए तो कम से कम शुरुआत करूं कि मैं विष मुक्त खेती करूंगा। और ये विष
जो कि जमीन के जरूरी मित्र जीवाणुओं को मारने का काम करता है, तो वो शुद्ध नहीं लेकिन हिंसक भोजन भी है। क्योंकि जब किसान दवाई छिड़कता है तो मन में क्या रहता है कि सारे कीट मर जाए, है ना, तो मारो मारो का संकल्प होता है। और वो अन्न जो पैदा होता है ना, वो खाने वाले भी आजकल ज्यादा क्या बोल रहे हैं, सहन करो सहन करो। ऐसा तो घर में नहीं हो रहा है। पहले ऐसा होता था कि किसी बड़े ने कुछ बोला तो छोटा सहन करता था, सास ने कुछ बोला तो बहू सहन करती थी। आजकल क्या हो रहा है, तेरा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग, मैं तो कोई सहन नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, है ना। क्योंकि हमने अन्न कौन सा पकाया, उस अन्न में संकल्प क्या था। सर जगदीश चंद्र बोस ने ये बात कही है कि पौधे और बीज और वृक्ष हमारे संकल्पों से, हमारी भावनाओं से वाइब्रेशन को कैच करते हैं। एक क्रूर व्यक्ति अगर पौधों के पास जाता है तो पौधा सिमटने की कोशिश करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। एक खुशनुमा व्यक्ति, एक संत हृदय का व्यक्ति पौधे के पास जाता है तो वो पौधा खिलखिला उठता है। कुछ समय पहले एक 3 इडियट नहीं, तारे जमीन पर पिक्चर आई थी, आप सब ने शायद देखी होगी। उसमें एक बहुत सुंदर बात आती कि अफ्रीका के जंगलों में जब किसी पेड़ को काटना होता है तो काटा नहीं जाता है। कुछ दिन आसपास खड़े रहकर कुछ लोग उसे गालियां देते हैं और वो पेड़ खुद ब खुद कट के नीचे गिर जाता है। काटने का काम नहीं करते। जो बूढ़ा वृक्ष भी हो जाता है ना, कौन सुनता है, पेड़। किसकी बात, मनुष्य के मन की, शब्दों की, भाषा, सब कुछ पेड़ सुनता है। क्योंकि मैं पुराना कोई उदाहरण दूंगी तो शायद नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये आज के टाइम का है इसलिए मैंने बताया। तो हम अपनी खेती में पहले हम स्वयं सीखें कि पावरफुल संकल्प क्या होता है, श्रेष्ठ संकल्प विचार क्या होता है, और फिर अपनी खेती में उसका प्रयोग करके देखें। घर के छोटे छोटे पौधे उगाते उसमें भी करके देखें। संगीत का प्रयोग, ढोल का प्रयोग, नृत्य का प्रयोग प्राचीन समय में होता ही था ना। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, सुना है ना। गम कोस दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। ये उस समय का गायन था जब संगीत के साथ, प्रेयर के साथ खेती होती थी और वो बहुत सुकून देती थी। तो यही मेडिटेशन भी है जिसमें मन का संगीत है। और मन के संगीत से आप अगर खेती करेंगे, पहले अपने जीवन को ऐसा पवित्र मन को बनाकर प्रयोग करेंगे, तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहती हूँ, एक कदम किसानों का बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। और ये परिवर्तन हमारी धरनी को वापस सुजलाम सुफलाम बनाएगा। नहीं तो धरती से जल की कमी, जरूरी तत्वों की कमी एक दिन हम सबको जीने के लिए मजबूरी हो जाएगी। कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी साउथ अफ्रीका के केप टाउन शहर की, कि जहां के मेयर ने डिक्लेयर कर दिया कि सबको 25 लीटर से ज़्यादा पानी रोज नहीं मिलेगा। चाहे तो इस देश में रहो, चाहे तो चले जाओ, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, पानी खत्म। ये एक जगह वार्निंग मिली है, धीरे 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 सबकी बारी आ सकती है। शुद्ध हवा खत्म हो रही है, कहाँ जाएंगे हम। तो परिवर्तन की प्रक्रिया को शुरू करना पड़ेगा और हमें ही करना पड़ेगा। हम दोष देंगे सरकारी नीतियां बदले, ऋण माफ हो जाए, ये हो जाए, मुआवजा ज़्यादा मिले, हमें सब्सिडी मिले, वो मिले, वो मिले, बहुत सारी डिमांड होती। हमने कई बार रास्ता जाम करते किसानों के वीडियो देखे, वो सब ठीक है, लेकिन किसी ने कहा है
बुझे दीप से दीप संजोया नहीं जाता। अभी हमने दीपक प्रज्वलित किया ना, तो जगे हुए दीपक दूसरे दीपक को जगा सकते हैं। बुझे दीप से दीप संजोया नहीं जाता, उलझे तार से हार पिरोया नहीं जाता। धागा उलझ गया हो, मोती पिरो सकते हो? पिरो सकते हो? नहीं। उलझे तार से हार पिरोया नहीं जाता। संसार में कुछ बदलाव चाहते हो तो शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी, क्योंकि गंदे नीर से चीर को धोया नहीं जाता। क्या गंदे पानी से कपड़े साफ हो सकते हैं? तो हम खुद ही पहल नहीं करेंगे और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे कि सरकारें कुछ करे, पॉलिटिकल पार्टियां कुछ करे, ये करे वो करे। नहीं, आज ये प्रोग्राम है कि व्हाट शुड आई डू, मुझे आज से क्या करना होगा, मैं क्या करूंगा। संकल्प लेने के लिए कलेक्टर साहब को बुलाया है। आपको कलेक्टर साहब के सामने ये प्रशिक्षण, ये जानकारी लेकर जो हजारों किसानों ने प्रैक्टिकल में किया है, आपको भी अपने जीवन में प्रारंभ करना होगा। और इससे आपका परिवार शुरुआत में अपने लिए करके देखिए। आपके पास 10 बीघा खेती है, आप 1 बीघा या एक छोटे टुकड़े में ही प्राकृतिक खेती कीजिए। उस फसल को, उस फल को, उस सब्जी को, अनाज को खा के देखिए। आपको जो फायदा होगा उससे धीरे धीरे अनेक जगह पर आप उसको करेंगे। अनेक यूनिवर्सिटी ब्रह्मा कुमारीज के इस प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रही है। 10 यूनिवर्सिटी में ब्रह्मा कुमारीज का ये शाश्वत योगी प्रोजेक्ट अभी सिलेबस में ऐड हो गया है। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स अभी इस पर रिसर्च और स्टडी करना शुरू किए हैं। पहल बहुत अच्छी है, पर आप सबका सहयोग अपेक्षित है। आप आगे बढ़ेंगे तो कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो हम सबको मिलकर देश की सूरत और अपने किसानों के जीवन स्तर को बदलने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए पहल करनी है। तो इस द्वार पर आप सभी आए हैं। और भी टेक्निकल बातें हमारे राजेश भाई आपको सुनाएंगे, लेकिन मैं ऑन बिहाफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज एंड कृषि एवं ग्राम विकास विंग की तरफ से आपको कहती हूँ, हिम्मत आपकी और मदद ईश्वर की है। आप परिवर्तन की दिशा में एक कदम जरूर बढ़ाइए। ओम शांति।